अगर हमारा कोई ऑब्जेक्ट फ्लूइड में मूव कर रहा है, इन दैट केस क्या होता है बेटा, जो फ्लूइड होता है वो उसके मोशन का अपोज करता है। फ्लूइड की जो लेयर्स होती हैं वो लेयर उनके मोशन का अपोज करती हैं, और उसी अपोजिशन को बोला जाता है रेजिस्टेंस। ठीक है, बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द मोशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इन एयर। अगर हम एयर में ऑब्जेक्ट के मोशन की बात कर रहे हैं तो जो रेजिस्टेंस एयर प्रोवाइड करेगा वो होगा एयर रेजिस्टेंस। ठीक है, अब एयर रेजिस्टेंस कैसे आता है, जैसे मान लीजिए अगर आपने किसी ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकली अपवर्ड, अब ये ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है कुछ एक स्पीड से। ठीक है, हमने बोला आपको केवल जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर कंसीडर करना है, एयर रेजिस्टेंस को नेग्लेक्ट करना है। बट नाउ अब हम आपसे बोल रहे हैं कि आपको एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर करना है। तो बेटा देखो ये पार्टिकल कहाँ जा रहा है, ऊपर जा रहा है। अगर ये पार्टिकल ऊपर जाएगा तो एयर और रेजिस्टेंस लिखा हुआ है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या होता है, अपोज करना किसी चीज का। ठीक है, तो अगर ये पार्टिकल ऊपर जा रहा है तो इसके मोशन का अपोज करने के लिए एक एयर रेजिस्टेंस लगेगा नीचे की। और अगर यही पार्टिकल नीचे को आ रहा होता, अगर ये पार्टिकल नीचे को आ रहा होता तब इस पर एयर रेजिस्टेंस किधर लगता बेटा, ऊपर को। मतलब क्या है कि एयर रेजिस्टेंस जो है वो हमेशा पार्टिकल के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में ही एक्ट करेगा। अगर आपका पार्टिकल इधर मूव कर रहा है एयर में कुछ एक स्पीड से, एयर रेजिस्टेंस इधर आएगा। ठीक है ना, तो एयर रेजिस्टेंस का मतलब, रेजिस्टेंस का मतलब ही है कि अपोज करना। तो यहाँ पर किस चीज का अपोज होगा, मोशन का अपोज होगा, क्योंकि आपका पार्टिकल एयर के अंदर मूव कर रहा है। दूसरी बात बेटा जो इंपॉर्टेंट बात है, ये जो एयर रेजिस्टेंस होता है ये वेरिएबल होता है। वेरिएबल होता है क्यों बेटा, क्योंकि ये स्पीड पर डिपेंड करता है। किसी इंस्टेंट पर किसी पार्टिकल का जो पार्टिकल के ऊपर जो फ्लूइड रेजिस्टेंस लगाता है, दैट इज आल्सो नोन एज द विस्कस फोर्स। वी विल डिस्कस अबाउट इन डिटेल जब हम फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ेंगे। ठीक है, फ्लूइड मैकेनिक्स अभी जल्दी से नहीं आएगा, काफी टाइम लगेगा फ्लूइड मैकेनिक्स पढ़ने में। ठीक है, तो वहां पर हम आपको समझाएंगे कि किस तरह से फ्लूइड के अंदर जब कोई ऑब्जेक्ट मूव करता है तो उसके ऊपर जो एयर रेजिस्टेंस या फ्लूइड रेजिस्टेंस आता है वो उसकी स्पीड पर डिपेंड करता है। ग्रेटर इज द स्पीड, ग्रेटर विल बी द रेजिस्टेंस। ये स्पीड इसकी जितनी ज्यादा होगी उतना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, और जैसे जैसे स्पीड कम होती जाएगी रेजिस्टेंस कम होता जाएगा, और जब ये पार्टिकल रुक जाएगा तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा, क्योंकि रेजिस्टेंस आ ही रहा है मोशन को अपोज करने के लिए। जब मोशन होगा नहीं तो रेजिस्टेंस खत्म हो जाएगा। ठीक है, ये जो एयर रेजिस्टेंस है ये क्या होता है बेटा, वेरिएबल होता है, इस बात को ध्यान रखना है। बट क्योंकि अभी हमने उतना डिटेल में पढ़ा नहीं है, इसलिए वी आर गोइंग टू एज्यूम इट कांस्टेंट। ठीक, एज्यूम कांस्टेंट, क्योंकि हम ज्यादा डिस्टेंस तक की मूवमेंट की बात नहीं करेंगे। अप टू फ्यू मीटर्स की बात करेंगे, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर, 200 मीटर की बात करेंगे। तो उतने ड्यूरेशन के लिए हम क्या करेंगे, हम ये मान लेंगे कि हमारा जो एयर रेजिस्टेंस है वो एक कांस्टेंट एयर रेजिस्टेंस है। ठीक है, होता नहीं है लेकिन हम इसको कांस्टेंट मान करके आपको अभी समझाते हैं कि एयर रेजिस्टेंस में जब पार्टिकल का मूवमेंट होगा तो उस सिचुएशन में कितना टाइम लगेगा पार्टिकल को ऊपर जाने में, कितना टाइम लगेगा उसको नीचे आने में, एंड व्हाट विल बी द हाइट कवर्ड बाय द ऑब्जेक्ट ड्यूरिंग दैट मोशन। ठीक है, तो मान लीजिए आपने क्या किया बेटा, ग्राउंड से आपने किसी एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट कर दिया वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड u मीटर पर सेकंड। ठीक, u मीटर क्या, u मान लीजिए यूनिट कुछ भी हो सकती है, मीटर पर सेकंड, सेंटीमीटर पर सेकंड, किलोमीटर पर आवर, व्हाटएवर। ठीक है ना, आपने एक ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड विद स्पीड। अब बेटा यहाँ पर क्या लग रहा था, यहाँ पर जी मीटर पर सेकंड स्क्वायर तो लग ही रहा था, क्योंकि भाई मोशन में ग्रेविटी की बात हो रही है। लेकिन अब आपने एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड कर लिया। जब एयर रेजिस्टेंस को आपने इंक्लूड कर लिया तो क्योंकि इसका मोशन किधर है, ऊपर की तरफ, तो एक और रेजिस्टेंस आएगा नीचे की तरफ, ए मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये जो रेजिस्टेंस है ये है रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एयर। ठीक है, रेजिस्टेंस प्रोवाइडेड बाय द एयर ड्यूरिंग द अपवर्ड मोशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है ना, पार्टिकल के अपवर्ड मोशन की वजह से जो एयर रेजिस्टेंस लग रहा है, किधर लग रहा है बेटा, नीचे को लग रहा है। अब आपको ये पता है कि इस पार्टिकल को अगर आपने प्रोजेक्ट किया है तो आफ्टर सम हाइट, कुछ हाइट कवर करने के बाद इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी बेटा, जीरो। बिल्कुल रुकेगा, क्योंकि ये भी और ये दोनों मिल करके इसकी वेलोसिटी का अपोज कर रहे हैं। अगर ये दोनों मिल करके इसकी वेलोसिटी का अपोज कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ हाइट पर जाकर ये पार्टिकल रुक जाएगा। मान लीजिए वो हाइट है स्मॉल h, ये पार्टिकल कितनी हाइट तक चला गया, स्मॉल h हाइट तक चला गया, और इसको इसकी स्पीड वहां पर क्या होगी बेटा, जीरो होगी। ठीक है, अब क्या है, अब हम यहाँ पर निकालेंगे व्हाट इज द टाइम ऑफ असेंट। टाइम ऑफ असेंट क्या हुआ उस पार्टिकल के लिए। तो बेटा देखो इस पार्टिकल पर जो टोटल रिटार्डेशन आ रहा है, व्हाई आई एम सेइंग रिटार्डेशन, बिकॉज जी और ए दोनों ही मिलकर इसके मोशन का अपोज कर रहे हैं, तो दोनों ही यहाँ पर क्या करेंगे, रिटार्डेशन प्रोड्यूस करेंगे।
ठीक है। तो यहाँ पर जो टोटल रिटार्डेशन आएगा वो कितना आएगा, जी प्लस ए, जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज ऑफ द ग्रेविटी, ए मीटर पर सेकेंड स्क्वायर बिकॉज ऑफ द एयर। ठीक है, तो टोटल रेजिस्टेंस जो यहाँ पर आया, टोटल रिटार्डिंग एक्सेलरेशन जो यहाँ पर आ रहा है वो क्या है बेटा, रिटार्डेशन जो टोटल यहाँ पर आ रहा है वो कितना होगा बेटा, जी प्लस ए। ठीक है, तो नाउ यू विल राइट डाउन एज, आपने पढ़ा है कि अगर कभी कोई पार्टिकल कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर मूव कर रहा है, कैसे कांस्टेंट एक्सेलरेशन के अंडर, जब मैंने v = u + at s = u t + half at स्क्वायर ये सारी डेरिवेशंस आपको करवाई थी, उस टाइम पर बताया था कि ये जो फॉर्मूले हम यहाँ पर डिराइव कर रहे थे, ये फॉर्मूले सिर्फ और सिर्फ कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए ही वैलिड होते हैं, और इसीलिए मैंने एयर रेजिस्टेंस को कांस्टेंट एज्यूम किया, जिससे मैं अपने फॉर्मूले को यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। ठीक है बेटा, तो कांस्टेंट एक्सेलरेशन के लिए जो फॉर्मूला आपने पढ़ा था वो पढ़ा था v = u + at, राइट। अगर कोई पार्टिकल इस तरह से मूव कर रहा है, उसके ऊपर एक्ट करने वाला एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, देन उसके लिए जो इक्वेशन आप यूज करते हैं वो होता है v = u + at। तो अब इस सिचुएशन की बात कर लेते हैं, तो v का मतलब क्या है बेटा, फाइनल वेलोसिटी 0, इनिशियल वेलोसिटी u एंड टोटल रिटार्डेशन, रिटार्डेशन मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो माइनस। Sir, whiteboard is not visible. बेटा कुछ बोला आपने? Sir, whiteboard is not visible. व्हाइट बोर्ड विजिबल नहीं है? सर है विजिबल। सर है। ठीक है सर। बेटा नेटवर्क इशू होगा आपके साथ, अगर व्हाइट बोर्ड में कोई इशू आता है सबके साथ तो वो मुझे पता चल जाएगा, क्योंकि मैं खुद एज ए स्टूडेंट लॉग इन करता हूँ एक आईडी के साथ, जिसमें मुझे पता चलता रहता है कि वीडियो क्लियर जा रहा है, ऑडियो क्लियर जा रहा है। तो इधर मोबाइल लगा हुआ है मेरे सामने, ठीक है, बट ये सामने मेरा लैपटॉप रखा है जिसमें मैंने एज ए स्टूडेंट लॉग इन किया हुआ है। सो अगर कोई इशू आएगा तो पता चल जाएगा, आप एक बार अपना नेटवर्क चेक कर लीजिए, शायद आपके नेटवर्क में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, देखिए अब यहाँ पर देखो, मैंने आपको बताया था पिछली क्लास में कि अगर मोशन अपवर्ड डायरेक्शन में है तो जो आपका फॉर्मूला होता है वो हो जाता है v = u - gt। अब यहाँ पर g की जगह क्या हो गया बेटा, g + a हो गया, तो मैंने g + a लिख दिया। तो आपको पता चला कि द टाइम ऑफ असेंट इज u / g + a। टोटल टाइम ऑफ असेंट कितना हो गया बेटा, u / g + a, राइट। ये हो गया टाइम ऑफ असेंट। समझ आया क्या? सर दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। क्या बोल रहे हो? सर टाइम ऑफ असेंट वाला दोबारा से एक्सप्लेन कर दो। टाइम ऑफ असेंट देखो ज्यादा कुछ नहीं है इसमें, जो हमने पढ़ा है जब ये नहीं था, जब ये एक्सेलरेशन एयर रेजिस्टेंस नहीं था तो सिर्फ g एक्ट कर रहा था, तो हमारा फॉर्मूला बन गया था v = u - gt। ठीक है ना। अब क्या हुआ, अब यहाँ पर a भी आ गया बेटा, अगर a भी आ गया तो अब टोटल एक्सेलरेशन क्या हो गया, g + a हो गया। ठीक है, g अकेला था, g का सपोर्ट करने के लिए एक और एक्सेलरेशन आ गया, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर लिखा v = u + a की, और एक्सेलरेशन की जगह पूरा टोटल एक्सेलरेशन g + a लिख दिया बेटा। और साथ ही साथ ये जो सिचुएशन आपके सामने मैंने डायग्राम बनाया है, इसमें आपको दिख रहा है कि जब आपने प्रोजेक्ट किया था तब वेलोसिटी u थी, और एट द हाईएस्ट पॉइंट इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0। इसको मैंने 0 लिखा, u लिखा, -g + a लिखा, टाइम ऑफ असेंट निकाला, u / g + a हो गया। ठीक, समझ आया? यस सर। अच्छा, अब देखो जब हमने एयर रेजिस्टेंस को इंक्लूड नहीं किया था तब इसका कितना टाइम ऑफ असेंट आया था, तब टाइम ऑफ असेंट था u / g। गुड, यही था ना, टाइम ऑफ असेंट एंड टाइम ऑफ डिसेंट दोनों इक्वल थे और u / g के बराबर थे बेटा। ठीक है, जब एयर रेजिस्टेंस नहीं था, और अब एयर रेजिस्टेंस आ गया तो टाइम ऑफ असेंट कितना हो गया बेटा, u / g + a। ये दोनों ही टाइम ऑफ असेंट है। आप दोनों सिचुएशन को कंपेयर करके बताओ, जो टाइम ऑफ असेंट है वो बढ़ा या कम हो गया? इंक्रीज हुआ है सर। कम हुआ है। बेटा कैसे? डिक्रीज हुआ है। जो डिनोमिनेटर है, यहाँ पर डिनोमिनेटर सिर्फ g है, यहाँ पर डिनोमिनेटर g + a है, तो इसका डिनोमिनेटर डिक्रीज हुआ है। बिल्कुल डिक्रीज हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि इफ यू विल कंसीडर द एयर रेजिस्टेंस देन पार्टिकल विल रीच अप टू द मैक्सिमम हाइट अर्लियर देन विदाउट एयर रेजिस्टेंस।
ठीक है ना। अगर एयर रेजिस्टेंस है तो उसको टाइम ज्यादा लगेगा मैक्सिमम हाइट तक जाने में, और अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो उसको मैक्सिमम हाइट जाने में कम समय लगेगा, जल्दी से मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। तो आई होप दैट आपको टाइम ऑफ असेंट समझ में आया। Yes, sir. अब टाइम ऑफ असेंट अगर आपको समझ में आ गया तो यहीं पर हम साथ ही साथ कैलकुलेट करने वाले हैं बेटा कि व्हाट इज द हाइट अटेंड बाय दैट पार्टिकल। अब ये पार्टिकल कितनी हाइट अटेंड कर रहा है, तो हाइट के लिए फॉर्मूला क्या होगा, s ut minus half at square, राइट। s ut minus half at square, y माइनस आपको पता है क्यों माइनस लगा रहा हूं, क्योंकि दिस इज द मोशन इन अपवर्ड डायरेक्शन। अपवर्ड डायरेक्शन मोशन के लिए मैंने आपको बताया था कि कौन सा फॉर्मूला यूज होता है, ठीक है बेटा। अब इस फॉर्मूले को हमने यहाँ पर यूज किया तो s कितना है h, u कितना है बेटा u ही है, टाइम ऑफ असेंट, एक सेकंड मैं इस फॉर्मूले से नहीं दूसरे फॉर्मूले से कैलकुलेट करूंगा, इससे थोड़ा सा लेंथी पड़ जाएगा टाइम की वैल्यू रख के कैलकुलेट करना। मैं थर्ड फॉर्मूला यूज करूंगा v स्क्वायर इक्वल्स टू u स्क्वायर माइनस 2as फॉर द अपवर्ड मोशन, ठीक है बेटा। तो मैक्सिमम हाइट पर वेलोसिटी क्या है 0, इनिशियल क्या है u स्क्वायर माइनस 2, a की जगह क्या लिखेंगे g प्लस a इंटू s, तो s इज इक्वल्स टू हो गया बेटा u स्क्वायर अपॉन 2 g प्लस a। आई मीन दैट h, इसको अगर मैंने h लिख दिया तो जो हाइट इसने कंप्यूट किया है वो हाइट है दिस वन। बोलो समझ आया। Yes, sir. तो जब आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया तो टाइम ऑफ, हाँ बेटा, जब आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया तो टाइम ऑफ असेंट आया u अपॉन g प्लस a, और जो मैक्सिमम हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल था वो 2 u स्क्वायर अपॉन 2 g प्लस a था। विदाउट एयर रेजिस्टेंस जो टाइम ऑफ असेंट था वो था u अपॉन g, राइट। विदाउट एक्सेलरेशन टाइम ऑफ असेंट u अपॉन g था, और हाइट अटेंड बाय द पार्टिकल u स्क्वायर अपॉन 2g था, ठीक। तो जब आपने एयर रेजिस्टेंस को कंसीडर किया तो टाइम ऑफ असेंट भी डिक्रीज कर गया, और मैक्सिमम हाइट, मतलब पहले अगर आप उसको 10 मीटर पर सेकंड से भेजते और वो 2 मीटर तक जाता, तो अब बेटा वो 2 मीटर से कम ही जाएगा क्योंकि एयर रेजिस्टेंस आ गया। तो एयर रेजिस्टेंस के आने से टाइम ऑफ असेंट भी डिक्रीज कर जाता है, और मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दैट पार्टिकल वो भी डिक्रीज कर जाता है। बोलो बात समझ में आई। बात समझ आई। Yes, sir. अगर आपको बात समझ में आ गई तो नाउ फॉर द डाउनवर्ड जर्नी आप मुझे बताएंगे व्हाट विल बी द टाइम ऑफ डिसेंट, ठीक है। अब देखो बेटा, अब ये पार्टिकल यहाँ पर इसकी वेलोसिटी 0 हो गई थी, अब ये नीचे गिरना शुरू करेगा विद इनिशियल वेलोसिटी 0 से, और फिर ये जमीन पर आकर के गिरेगा उतनी ही हाइट के लिए, और यहाँ पर जो टाइम लगेगा उसको बोलेंगे टाइम ऑफ डिसेंट। तो टाइम ऑफ डिसेंट कोई मुझे निकाल के बता दे जरा। ध्यान देना एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा, जी तो लग रहा है नीचे की तरफ, एयर रेजिस्टेंस किधर लगेगा बेटा, ऊपर। ऊपर की तरफ, बिल्कुल एयर रेजिस्टेंस लगेगा ऊपर की तरफ, a मीटर पर सेकंड स्क्वायर, ठीक है बेटा। ऊपर क्यों, क्योंकि इसका मोशन है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में है। चलो बताओ टाइम ऑफ डिसेंट कितना हुआ, कौन बताएगा मुझे। टाइम ऑफ डिसेंट आया क्या बेटा, सेम आ रहा है सर। सेम u अपॉन g प्लस a। यस सर। g प्लस a कैसे हुआ बेटा, ऊपर तो g और a दोनों ही एक ही डायरेक्शन में थे नीचे की तरफ। अब इस वाले केस में देखो g नीचे है a ऊपर है, तो आप कैसे कर सकते हो एक्सेलरेशन सेम है। क्या सेम होगा, नो सर। फिर कितना आएगा,
सर g minus a upon v. जी माइनस ए upon v. अच्छा अपॉन में जी माइनस ए, मतलब आप ये कह रहे हो कि u अपॉन जी माइनस ए। क्यों बेटा यही बोल रहे हो ना? सर मेरा तो g minus a upon v आ रहा है। आई मीन दैट आप ये कह रहे हो ना कि टी डी इज इक्वल्स टू यू अपॉन जी माइनस ए। यस सर। आप लोगों की आदत बेकार है, हर काम को बड़े आसानी से आप जो है कंपेयर करके करना चाहते हो। देखो बेटा 9th-10th की बातें अलग थी, एक फॉर्मूला बता दिया, उसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लिया, ठीक है, वो जमाना गया। अब आपको सोचना है, अब आपको अपने दिमाग का यूज करना है, ठीक है, ऐसे ही बिना सोचे समझे आंसर नहीं करना है बेटा। हाँ किसी ने मुझे पहले ही बताया था कि जी अपॉन जी माइनस ए, ठीक है, लेकिन वो आंसर गलत है बेटा। क्यों गलत है अभी ये देखो। गलत इसलिए है क्योंकि अब इसका टोटल एक्सेलरेशन हो गया g माइनस ए। अब ये पार्टिकल अगर 2 मीटर ऊपर गया था तो ऑब्वियसली 2 मीटर नीचे आएगा ना, हाइट कोई बदलने जाएगा क्या? उसको उतना ही हाइट तो नीचे आना पड़ेगा जमीन पर पहुंचने के लिए। तो अगर ऐसा है बेटा, तो टाइम ऑफ डिसेंट कैसे निकालेंगे फिर? तो टाइम ऑफ डिसेंट के केस में आपको ये पता है कि पार्टिकल को एक डिस्टेंस कवर करना है h, तो आप लिखोगे h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। लेकिन अब ये पार्टिकल बेटा रेस्ट से नीचे आ रहा है, इसलिए यू टी हो गया 0 प्लस हाफ, और एक्सेलरेशन क्या हो गया बेटा? एक्सेलरेशन हो गया g माइनस ए इंटू टी, मान लो इसको t2 लिख दिया, t2 स्क्वायर। अब बेटा h की वैल्यू यहां पर डालो, हाइट विल नॉट चेंज, जितनी हाइट ऊपर गया उतनी हाइट नीचे आएगा, तो h की वैल्यू डालो यहां पर, u स्क्वायर अपॉन 2 g प्लस ए इज इक्वल्स टू हाफ g माइनस ए t2 स्क्वायर। 2 से 2 कैंसिल हो गया बेटा, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे आपको मिलेगा t2 इज इक्वल्स टू u अपॉन अंडर रूट g प्लस ए g माइनस ए। दिस इज द टाइम ऑफ डिसेंट बेटा। बोलो समझ आया कि नहीं? Yes, sir. तो बिना सोचे समझे आंसर नहीं करना है, अपने कंसेप्ट को फॉलो करते हुए चलना है बेटा, ठीक है ना? तो अब जो टाइम ऑफ डिसेंट आ गया वो u अपॉन g प्लस ए g माइनस ए आ रहा है बेटा। मतलब ओवरऑल जो वैल्यू आएगी इसकी g स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर की, इट विल बी लेस देन, ठीक है। मतलब अगर आप यहाँ पर कंपेयर करोगे t2 की वैल्यू और उसको कंपेयर करोगे इससे ta से, मतलब टाइम t2 मतलब ये td लिख देता हूँ मैं, टाइम ऑफ डिसेंट। तो ऑन कंपेयरिंग यू कैन से टाइम ऑफ डिसेंट इज ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट। मतलब पार्टिकल को ऊपर जाने में कम टाइम लगेगा लेकिन नीचे आने में ज्यादा टाइम लगेगा। ऑब्वियसली जब वो ऊपर गया था, मान लो एयर रेजिस्टेंस अगर इसका 2 है, तो जब ये ऊपर गया था तो 12 मीटर पर सेकंड स्क्वायर नीचे की तरफ लग रहा था, और जब ये नीचे आया तब क्या हुआ बेटा? तब 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर लग रहा है। तो ऊपर गया तो एक्सेलरेशन ज्यादा था, नीचे आया तो एक्सेलरेशन कम हो गया। तो ऊपर जल्दी से पहुंच जाएगा लेकिन नीचे ज्यादा टाइम लेगा। इसके पहले केस में जब आपने एयर रेजिस्टेंस इंक्लूड नहीं किया था तब टाइम ऑफ असेंट टाइम ऑफ डिसेंट बराबर था, लेकिन इंक्लूडिंग एयर रेजिस्टेंस अगर आप कर लिए तो टाइम ऑफ डिसेंट विल बी ग्रेटर देन टाइम ऑफ असेंट। ऊपर पहुंच गया 2 सेकंड में, नीचे आएगा 4 सेकंड में, 3 सेकंड में। समझ आई बात? Yes, sir. Okay. So this is the situation when particle move under gravity and you will include air resistance. Air resistance को include करने के बाद now you have to follow the concept not formula। ये बात अपने दिमाग में रखना बेटा कि जो भी फॉर्मूले आप पढ़ रहे हो ठीक है, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, लेकिन फॉर्मूले के साथ आपको कंसेप्ट भी अप्लाई करना है, अपनी अंडरस्टैंडिंग के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को अप्लाई करना है। ये नहीं कि बस उसमें ढूंढने लग जाओ इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी, वो जमाना गया ढूंढने वाला कि हमें इनिशियल और फाइनल और ये सब पता चल जाएगा, फॉर्मूले रख के निकाल लेंगे। अब ऐसा बिल्कुल नहीं है, अब आपको अपने कंसेप्ट के अकॉर्डिंग फॉर्मूले को लगाना होगा। मैंने भी फॉर्मूला यूज किया, वही फॉर्मूला जो हमने पढ़ा है, h = ut + ½ at स्क्वायर। बट कंसेप्ट क्या था बेटा कि जितना ऊपर गया उसको उतना ही नीचे भी आना है, इसलिए डिस्प्लेसमेंट तो वही रहेगी। एक्सेलरेशन बदल के g - a हो चुका है, तो अब फिर से पुट करके कैलकुलेट करो तो अलग आएगा बेटा, ठीक। तो आई होप दैट आपको समझ आ गया, इसको नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर हम लोग आते हैं न्यूमेरिकल पर। अगर कोई डाउट हो तो तुरंत पूछ लीजिए।
नोट कर लिया बेटा, कोई दिक्कत तो नहीं है? हो गया सर। चलिए फिर अब हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं। हमें कई सारे क्वेश्चंस करने हैं और उसके बाद हम आपको असाइनमेंट भेजेंगे जो कि आपको सॉल्व करना है प्रैक्टिस के लिए आपकी। ठीक, चलिए पहला क्वेश्चन बहुत छोटा सा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं बेटा आपके लिए। ठीक है, मान लीजिए हमारे पास एक पार्टिकल है और उस पार्टिकल को लेकर के हम एक बिल्डिंग के ऊपर चढ़ गए। ठीक है, एक बिल्डिंग के ऊपर पहुंच गए हम और इस बिल्डिंग की हाइट है बेटा h। ठीक, अब इस बिल्डिंग की हाइट से आपने क्या किया, उसको पत्थर को फेंक दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। बिल्डिंग की हाइट से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर दिया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। ये पार्टिकल गया ऊपर, घूम टहल के फिर उसके बाद जमीन पर आकर के गिर गया। ठीक है, तो टोटल टाइम टेकन बाय पार्टिकल टू रीच द ग्राउंड, टोटल टाइम टू रीच ग्राउंड, ये आपको दिया गया है 5 सेकेंड। और आपसे पूछा गया व्हाट इज द हाइट ऑफ द बिल्डिंग, बिल्डिंग की हाइट क्या है। क्वेश्चन समझ में आया क्या? एक पार्टिकल को लेकर के आप अपने घर की छत पर चढ़ जाओ, ठीक है, और छत से पार्टिकल को 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से ऊपर फेंक दो, घड़ी देखते रहो, 5 सेकंड बाद वो नीचे जमीन पर गिर गया। अब बताओ बिल्डिंग की हाइट क्या है? कैन यू सॉल्व इट? सॉल्व कर पाएंगे बेटा? यस सर। चलिए ठीक, वेट कर रहा हूँ। जो बेटा नए लोग आए हुए हो ना, आप लोगों का जो कुछ भी छूटा हुआ है रिकॉर्डेड वीडियो तो आपको मिल जाएगा, बट अगर आपको ज़रूरत पड़ेगी तो एक्स्ट्रा क्लासेस भी अरेंज हो सकती हैं। उसके लिए आपको संजू सर से बात करनी होगी। ठीक है, संजू सर या हिना मैम या वॉट एवर जिनसे भी आपकी बात हुई थी एडमिशन टाइम पर, उनसे एक बार बोलना पड़ेगा कि सर वी नीड एक्स्ट्रा क्लासेस और समथिंग एल्स। ठीक है, उसके लिए ज़्यादा परेशान मत हो बेटा, अगर आप बोलोगे तो आपको एक्स्ट्रा क्लासेस लगा करके दी जाएंगी। किसी का आंसर आया बेटा? Is it 75 meters? 75 मीटर, ओके ठीक है, सही है। और किसी का आया? और किसी का आया बेटा, या बताऊं? चलिए बताता हूं मैं। ठीक, इसको सॉल्व करने के दो मेथड हैं। पहला मेथड
जो आप शायद फॉलो कर रहे हैं, शायद, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है, वो ये है बेटा कि मान लीजिए h हाइट है, आपने पार्टिकल को यहाँ से प्रोजेक्ट किया 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, ये पार्टिकल पहुंच गया यहाँ पर और यहाँ पर इसकी वेलोसिटी हो गई 0। ठीक है, तो आपने सबसे पहले ये निकाला कि यहाँ तक पार्टिकल को जाने में कितना टाइम लगा और ये कितनी हाइट तक ऊपर गया है। जहाँ से आपने प्रोजेक्ट किया वहां से कितना ऊपर गया और कितना टाइम लगा। मान लो इसको मैंने A नाम दे दिया और इसको B नाम दे दिया, तो टाइम फॉर AB जब आपने निकाला होगा तो आपने लिखा होगा V = U + AT, और V क्या हो गया बेटा 0, U क्या हो गया बेटा 10 - 10 × T, तो T = आ गया 1 सेकेंड। तो आपको पता चला कि आपके प्रोजेक्ट करने के बाद ये पार्टिकल 1 सेकेंड के बाद मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। ठीक है, 1 सेकेंड बाद ही मैक्सिमम हाइट पर पहुंच जाएगा। और कितना डिस्टेंस इसने कवर कर लिया होगा, तो आप लिखोगे V² = U² - 2GH। तो V² हो गया बेटा 0, U² मतलब कितना हो गया 100, 100 - 2 × 10 H, तो H = आ गया बेटा कितना 100/20, दैट इज 5 मीटर, 5 मीटर। तो आपने अपने इस पार्टिकल के मोशन को कैटेगराइज किया 2 पार्ट में, इसका टाइम निकाला सबसे ऊपर जाने के लिए और कितना हाइट ऊपर गया। फिर उसके बाद ये पार्टिकल यहाँ से लेकर पूरा जमीन तक आएगा, तो जब ये जमीन तक आएगा तब इसकी हाइट हो जाएगी स्मॉल h + 5, मतलब बिल्डिंग की हाइट +5, और ये पार्टिकल गिर रहा है नीचे, U = 0। ठीक है, तो कितना टाइम लगेगा इसको नीचे तक आने में, वो आपको निकालना है। तो उसके लिए आपने क्या फॉर्मूला लगाया बेटा, उसके लिए आपने फॉर्मूला लगाया टू रीच द ग्राउंड, टू रीच ग्राउंड फ्रॉम बी से जमीन तक आने में कितना टाइम लगेगा इसको, तो आप लिखेंगे बेटा क्या, आप लिखेंगे h + 5 = ut, तो हो गया 0 + ½ GT²। तो देखो बेटा h + 5 = 5t²। अब टाइम आपको निकालना है, सॉरी हाइट आपको निकालना है, टाइम आपको पता नहीं। तो टाइम आप कैसे निकालेंगे बेटा, टाइम आप कैसे निकालेंगे बेटा, टाइम आपको क्वेश्चन में गिवन था देखो, टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकेंड। ठीक है, अगर टोटल टाइम ग्राउंड पर आने में 5 सेकंड लगा, यहां से ऊपर गया ऊपर से नीचे आ गया 5 सेकंड के अंदर, और 1 सेकंड केवल इसने ऊपर जाने के लिए लिया, तो बचा कितना बेटा 4 सेकंड बचा, 4 सेकंड में नीचे आ जाएगा। तो आप यहाँ पर क्या करेंगे, आप लिखेंगे h + 5 = 5 × 4², और फिर आप इसको सॉल्व कर लेंगे। h + 5 = 16 × 5 = 80 and h = 75 मीटर। सो दिस इज द मेथड जो आपने फॉलो किया होगा शायद 75 मीटर आंसर करने के लिए। बोलो बेटा सबको ये मेथड समझ में आया? यस सर। किसी को कोई कंफ्यूजन? सर ये 4 सेकंड टाइम कैसे आया? बेटा देखो आपसे क्वेश्चन में बोला गया था कि द टोटल टाइम टू रीच द ग्राउंड इज 5 सेकंड। आपने ये पता लगाया कि जहां से फेंका उससे मैक्सिमम हाइट तक ये गया 1 सेकंड में। अब इसके पास जमीन पर आने के लिए कितना टाइम बचा बेटा? 4 सेकंड ना। क्वेश्चन में तो बोला था 5 सेकंड, क्वेश्चन में तो बोला था 5 सेकंड, लेकिन 1 सेकंड तो इसको ऊपर जाने में लग गया, तो बचा कितना 4 सेकंड। अब 4 सेकंड में नीचे आएगा जमीन पर। सर दूसरा Okay, मेथड कौन सा है? क्या बेटा? दूसरा मेथड बता दो। एक ऐसा कंसेप्ट जो मैंने आपको बताया, आपने पढ़ा और उसको आप यूज नहीं कर रहे हो, ठीक है, वो मैं यूज करना आपको सिखाऊंगा, वो आपको अपने स्कूल में यूज नहीं करना है, ठीक, स्कूल में आपको यूज नहीं करना है। इसको नोट कर लिया होगा, मैं हटा दूं इसको? यस सर। कुछ लोगों के साथ नेटवर्क इशू आ रहा है बेटा, डोंट वरी, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कुछ दिनों में इसको मैं अपलोड कर दूंगा और फिर आपको बता दूंगा, आप वहां पे जाकर इसको देख सकते हैं। चलिए दूसरा मेथड, मैंने आपको साइन कन्वेंशन बताया था, याद है? Yes. तो देखो बेटा क्या है, ये हमारा ग्राउंड है, ठीक, और ग्राउंड से कुछ एक हाइट h पर
यहां से आपने पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया ऊपर की तरफ 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से। सो दिस लाइन इज द रेफरेंस लाइन, यही हमारी क्या होगी बेटा, रेफरेंस लाइन। जहां से पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया जाता है वही हमारा क्या होता है, रेफरेंस। अब जरा इसको ध्यान से देखिए, इनिशियल वेलोसिटी प्लस का 10 मीटर पर सेकंड है, ठीक है बेटा। एक्सेलरेशन नीचे एक्ट कर रहा है तो माइनस का 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है बेटा। टाइम टोटल कितना लगा, 5 सेकंड लगा। ये तीन चीजें हमें पता है और हमसे डिस्प्लेसमेंट पूछा गया कितना है, हमसे क्या पूछा गया, डिस्प्लेसमेंट। सो नाउ राइट डाउन द फॉर्मूला h इज इक्वल्स टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, ठीक है ना, h नहीं s, जो बेसिक फॉर्मूला आपने पढ़ा है। नाउ पुट द वैल्यूज विद साइन कन्वेंशन, केवल उसमें साइन नहीं यूज करेंगे जिसके बारे में पता लगाना है। जैसे h के बारे में पता लगाना है तो हम h में साइन नहीं लगाएंगे, h को h ही लिखेंगे। u कितना है बेटा 10, तो इसको लिखेंगे 10 into 5, फिर प्लस हाफ, एक्सेलरेशन -10 और टाइम कितना बेटा 5, तो 5 का स्क्वायर। जरा सॉल्व करो कितना आएगा, 50 माइनस 5 इंटू 25, तो ये आ गया बेटा 50 माइनस 125 विच विल गिव्स यू -75। अब माइनस क्यों आया, आप अपना दिमाग लगा लो भाई, जहां पर आपने प्रोजेक्ट किया उसके नीचे पार्टिकल गिर रहा है ना, तो पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे हो गई डिस्टेंस, और जब डिस्टेंस पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन के नीचे हो गई तो इसका मतलब क्या है, डिस्प्लेसमेंट नेगेटिव है, इसलिए नेगेटिव आया। तो -75 देखो एक लाइन में आ गया, ज्यादा काम धाम करने की जरूरत नहीं। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बेटा, सर मैंने भी मेथड फॉलो किया था, तो क्या ये बोर्ड्स में नहीं फॉलो करना है सर? एक सेकंड बेटा, फिर से बोलना। सर मैंने भी जो आंसर निकाला वो इसी मेथड से निकाला था सर, लेकिन बोर्ड्स में फिर यूज नहीं। आपकी वॉइस थोड़ा सा कट रही है, आप ये कहना चाह रहे हो आपने इसी मेथड से निकाला था, लेकिन क्या इशू क्या आया था? सर वो बोल रही है कि ये मेथड बोर्ड में फॉलो नहीं कर सकते। नहीं बेटा, बोर्ड में फॉलो नहीं कर सकते। बोर्ड एक्चुअली बोर्ड होता तो आप फॉलो करते ना। क्लास 11th में तो आपकी कॉपी आपके स्कूल टीचर चेक करते हैं, तो स्कूल टीचर आपको ये बताते नहीं साइन कन्वेंशन, तो उनको अपना ही मेथड अच्छा लगता है, सो दैट्स व्हाई, ठीक है ना। अगर बोर्ड एग्जामिनेशन होता और ये कॉपी बोर्ड में चेक होने के लिए जाती तो बिल्कुल आप यूज कर सकते, कोई दिक्कत नहीं। ओके, कुछ स्कूल टीचर इसको ईगो प्रॉब्लम में लेते हैं, ईगो इश्यूज में बना लेते हैं, इसलिए अगर उन्होंने पढ़ाया तब तो बिल्कुल यूज करो, धड़ लेने से कोई प्रॉब्लम नहीं, और अगर नहीं पढ़ाया तो अवॉइड दिस, ठीक है। बट हाँ, ये कंसेप्ट आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, टाइम मैनेजमेंट में, ठीक है। और साइन कन्वेंशन बेसिकली हम इसीलिए पढ़ते भी हैं और हमारे लिए आसान भी होता है, ज्यादा हमें दिमाग भी नहीं लगाना पड़ता है कि यहाँ से वहां गया, वहां से यहाँ आया, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ, इतना क्यों सोचना, ठीक है बेटा, क्लियर। बट हाँ, अभी आप जितने भी क्वेश्चन लगाएंगे उसमें आप दोनों तरीके से लगाएंगे, ठीक है ना। एक जो मैंने इसके दो मेथड बताए, एक पहले वाला जिसमें आपने इसको ब्रेक करके सॉल्व किया, और एक ये जो इसमें साइन कन्वेंशन यूज किया। तो बेटा शॉर्ट ट्रिक आप हमेशा तब यूज करो जब आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए, इसलिए कोई भी क्वेश्चन लगाना दोनों मेथड से लगाना, ठीक है। दोनों मेथड से लगाओगे आपके कंसेप्ट अच्छे से क्लियर होंगे और आगे चल के कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। वो क्वेश्चन की, एक क्वेश्चन के कई सारे पार्ट होंगे और कई सारी चीजें आपको समझ में आएंगी, ठीक है। एंड आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एनी न्यूमेरिकल वैल्यू देयर, उसके आंसर्स बेटा जो गिवन टर्म्स होंगे उसी के टर्म में आपको निकालना होगा, ठीक। हाँ, थोड़ी सी कैलकुलेशन लेंथी पड़ सकती है बट स्टिल दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। तो अब बेटा देखो, हमारा जो अगला क्वेश्चन है उसमें क्या है कि हमने किसी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया, ठीक है। हमने एक पार्टिकल को उठा करके फेंक दिया ऊपर की तरफ, ठीक। और इसको फेंकने के बाद हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये पार्टिकल जब ऊपर गया तो ये अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से कुछ एक हाइट h पर आया, और ये h हाइट पर आया एट टाइम t1, ठीक है ना। t1 टाइम पर ये क्या हुआ, अपने पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से h हाइट पर था, ये आपने ऑब्जर्व कर लिया। फिर ये पार्टिकल गया ऊपर गया, फिर घूम करके नीचे आया, दोबारा आपने देखा कि वो पार्टिकल उसी सेम हाइट पर एट टाइम t2 आया और फिर ये जमीन पर गिर गया। मतलब क्या है कि आपने एक ऑब्जर्वेशन किया कि जब हमने किसी एक पार्टिकल को प्रोजेक्ट किया वर्टिकली अपवर्ड, तो वो पार्टिकल सेम हाइट पर दो बार था, एक बार t1 सेकंड पर और एक बार t2 सेकंड पर।
अब ये T2 सेकंड, ये मत सोचना कि यहाँ से मेजर किया गया, नहीं नहीं नहीं, आप घड़ी लेकर के देख रहे हो, आपने देखा 2 सेकंड में पार्टिकल यहाँ पहुंचा, फिर उसके बाद 4 सेकंड बाद यहाँ पर है, 4 सेकंड कहाँ से मेजर हो रहा है बेटा, यहाँ से, ठीक है ना, यहाँ से यहाँ तक गया T1 टाइम में, फिर यहाँ से यहाँ तक आया T2 टाइम में। ये मत सोचना कि T2 टाइम यहाँ से यहाँ तक का है, नहीं, वो गलत है। मतलब विद रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, जहां से आपने फेंका है वहीं से टाइम मेजर करना स्टार्ट किया, T1 टाइम पर h हाइट पर गया, फिर T2 टाइम पर फिर वापस उसी हाइट पर आ गया। ऐसी इंफॉर्मेशन आपको प्रोवाइडेड है। आई होप दैट आपको समझ आया, ये इंफॉर्मेशन आपको समझ में आई? यस सर। ठीक है, पहला क्वेश्चन है फाइंड आउट h, फाइंड आउट h, वो हाइट निकालो जिस हाइट पर वो T1 और T2 टाइम पर था। आपको T1 T2 गिवन है और साथ में आप G, इन तीनों के टर्म में आपको आंसर देना है। आया क्या बेटा किसी का? सर इज इट करेक्ट? बेटा क्या बताया आपने, मुझे सुनाई नहीं दिया, फिर से बोलो। क्या आपको कुछ दिखा रहे हो क्या? हाफ G T1 G T2 नहीं बेटा, चलो मैं बताता हूँ। देखो कैसे करना है, आपसे क्या बोला गया कि एक पार्टिकल है वो सेम हाइट पर 2 बार आता है, T = T1 पर एंड T = T2 पर। 2 टाइम पर वो सेम हाइट पर आ रहा है। अगर ऐसा है
तो आपने फॉर्मूला क्या पढ़ा था बेटा, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। अब यहाँ पर साइन कन्वेंशन यूज करना आपके लिए ज्यादा आसान होगा, अदरवाइज इट विल बी मोर डिफिकल्ट, क्योंकि मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, साइन कन्वेंशन से थोड़ा अच्छे से होगा और जल्दी से हो जाएगा। अब देखो बेटा, क्योंकि आपने प्रोजेक्ट कहाँ से किया है, ग्राउंड से, ठीक है ना, तो इसलिए आप यहाँ पर क्या करोगे, कुछ भी मान लो इसको u स्पीड से आपने ऊपर फेंक दिया था, ठीक है, तो t1 टाइम के लिए h इज इक्वल टू ut माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। अगर ये t1 टाइम पर उस हाइट पर है तो बिल्कुल ये टाइम इसको सेटिस्फाई करेगा कि नहीं भाई। ये अब आप इसको दूसरे तरीके से देखो, मैथमेटिक्स की लैंग्वेज से देखो, s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सेटिस्फाई करने के लिए दो रूट्स होने चाहिए, राइट। तो t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू t2 दोनों ही बोल रहे हैं कि h हाइट है, इसका मतलब t इक्वल टू t1 और t इक्वल टू t2 क्या हो गया बेटा, हाइट हो गया। और अगर ये हाइट हो गया तो पहले ये लिखा, फिर दूसरी बार जब t2 के लिए लिखोगे तब क्या लिखोगे, ut2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। ये अपवर्ड मोशन के लिए था, और ये जब घूम करके नीचे की तरफ आ रहा है तब के लिए। अब आप कहोगे सर डाउनवर्ड मोशन में यहाँ पर प्लस क्यों लगा है, अरे भाई हमारा पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन ये है ना, टाइम हमने यहाँ से मेजर किया हुआ है, तो इसलिए माइनस रहेगा, u हमारा पॉजिटिव रहेगा। ठीक, तो बोलो ये दोनों इक्वेशन आपको समझ में आई क्या? बोलो बेटा समझ आया क्या? So distance when t2 time is taken, so वो वाली equation फिर से बताओ क्या बोल रहा हूँ। so दूसरी इक्वेशन जो आपने बनाई ना t2 हाँ। टाइम के साथ, तो वो एक बार दोबारा एक्सप्लेन करना कि वो t1 की इक्वल कैसे आ रही है। देखो जो सेकंड इक्वेशन आप मोशन आपने पढ़ा है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, राइट, s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर। इसका मतलब टाइम की दो वैल्यूज होंगी जिसके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई होगी, है ना। और दोनों ही जर्नी के लिए, चाहे यहां से यहां तक की जर्नी कंसीडर करो, चाहे यहां से यहां तक की जर्नी कंसीडर करो, रेफरेंस तो यही है हमारा ग्राउंड जहां से आपने प्रोजेक्ट किया है। तो अपवर्ड डायरेक्शन को आप इनिशियल वेलोसिटी अपवर्ड डायरेक्शन में तो पॉजिटिव, g नीचे को लग रहा है तो नेगेटिव। तो पहले t1 टाइम के लिए लिखा h इक्वल्स टू ut1 माइनस हाफ gt1 स्क्वायर, फिर t2 टाइम के लिए लिखा तो h इक्वल्स टू ut2 माइनस हाफ gt2 स्क्वायर। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा है ना। अगर आपको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 दिया जाए, बोला जाए अल्फा इसका रूट है, इसका मतलब अल्फा रख दोगे x की जगह तो 0 आ जाएगा। फिर बोला जाए बीटा इसका रूट है तो बीटा रख दोगे तो भी 0 आएगा। तो वही सेम कहानी यहाँ पर भी है बेटा, t इक्वल टू t1 रखोगे तो भी हाइट h आनी चाहिए, t इक्वल टू t2 रखोगे तो भी हाइट h आनी चाहिए। बोलो समझ आया? यस सर। ठीक, अब दोनों हाइट बराबर है, दोनों को इक्वेट कर दो, ut1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ut2 माइनस हाफ g t2 स्क्वायर। मुझे पहले स्पीड पूछना चाहिए था, चलो कोई बात नहीं, स्पीड भी आपने निकाल ही लिया, साथ के साथ स्पीड भी निकल जाएगा। चलो इसको इधर ले आओ, तो ये हो जाएगा u t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू हाफ g कॉमन ले लिया जाए तो t1 स्क्वायर माइनस t2 स्क्वायर। सो व्हाट आप इसको लिखेंगे u t1 माइनस t2 इज इक्वल्स टू हाफ g a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर मतलब a माइनस b और a प्लस b। ठीक है बेटा, ये t1 माइनस t2 कैंसिल हो गया और u की वैल्यू आपको मिली g t1 प्लस t2 अपॉन 2। ठीक, अगर कभी ऐसा न्यूमेरिकल वैल्यू में आ जाए, जैसे मान लीजिए आपसे बोला जाए कि एक पार्टिकल को हमने प्रोजेक्ट किया और ये सेम हाइट पर 10 सेकंड और 15 सेकंड पर था, तो उसकी इनिशियल स्पीड क्या थी, तो आप कहोगे 10 प्लस 15 इंटू 10 अपॉन 2। ये इसको एज अ फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं इस सिचुएशन में। ठीक है, स्पीड आ गई बेटा, लेकिन पूछा था मैंने क्या, हाइट। अगर मैंने हाइट पूछा था, आप इसको किसी एक इक्वेशन में पुट कर दीजिए, किसी भी एक इक्वेशन में, चाहे फर्स्ट में चाहे सेकंड में, और पुट करके सॉल्व कर लीजिए। ठीक है, चलो पुट कर देता हूं, मैं सॉल्व कर देता हूं। h इज इक्वल्स टू u की जगह क्या करेंगे, g t1 प्लस t2 अपॉन 2 इंटू t1 माइनस हाफ g t1 स्क्वायर। चलो अब इस t1 का अंदर मल्टीप्लाई करो तो हाफ g
T1 स्क्वायर प्लस G T1 T2 अपॉन 2 माइनस हाफ G T1 स्क्वायर, ये हो गया कैंसिल। हाइट कितनी आई बेटा? हाइट आई G इंटू T1 इंटू T2 अपॉन, तो ये हाइट है और ये स्पीड। यू कैन यूज दिस एज अ फॉर्मूला आल्सो, राइट। अगर आप किसी पार्टिकल को प्रोजेक्ट करते हो T=T1 और T=T2 पर, वो सेम हाइट पर है, तो कितनी स्पीड से फेंका गया? G T1 प्लस T2 अपॉन 2, और कितनी हाइट पर था? तो G T1 T2 अपॉन 2। बोलो समझ आया? या कोई डाउट है बेटा प्रोजेक्टर का तो पूछो। समझ आया बेटा? यस सर। सर यही तो बताया बेटा। कहाँ 1/, अच्छा मुझे लगा आपने डिनोमिनेटर में रखा हुआ, लेकिन आपने 2 बार जी यूज किया हुआ। ध्यान से देखो, आपने 2 बार जी यूज किया है। मेरा आ रहा है जी इंटू T1 इंटू T2 अपॉन 2, और आपने बोला है हाफ जी T1 जी T2। देखो आपने जो आंसर दिया था, ठीक है, ओके ठीक। चलिए, तो ये हो गया हाइट हो गया। अच्छा एक और बात बता दो जल्दी से, फिर हम लोग बाकी के क्वेश्चन कल डिस्कस करेंगे। एक और बात आप मुझे बता दीजिए, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल व्हेन इट क्रॉसेस दैट हाइट। जब ये पार्टिकल इस हाइट को क्रॉस कर रहा था, उस टाइम पर इसकी वेलोसिटी क्या थी? अब इतना तो निकाल लोगे बेटा, आपको हाइट पता चल गया, आपको यू पता चल गया, सो आई होप दैट आप निकाल सकते हो। उसी हाइट h को क्रॉस करते वक्त इस पार्टिकल की वेलोसिटी क्या थी, या स्पीड बोल लो, स्पीड क्या थी? आया क्या बेटा? नहीं है? चलो मैं बता देता हूँ। अब कुछ नहीं करना यार, आपको इनिशियल वेलोसिटी पता तो चल गई इसकी, है ना। आप यहाँ से देखो, यहाँ से यहाँ तक गया कितने टाइम में? T1 टाइम में। तो v इक्वल्स टू u प्लस at, इसलिए पढ़ा है। v आपको निकालना है, u कितना आया? g T1 प्लस T2 अपॉन 2 माइनस g T1, g को कॉमन ले लो, T1 प्लस T2 माइनस 2T1 अपॉन होल 2, ठीक है। तो g T2 माइनस T1 अपॉन 2, ये देखो आगे। T1 स्क्वायर T2 स्क्वायर इतना लंबा कहाँ से आ रहा है बेटा? स्क्वायर तो मेरे में आया ही नहीं, मुझे तो साफ साफ दिख रहा है g T2 माइनस T1 अपॉन 2। Sir, please repeat. Sir, repeat. रिपीट करो, ओके। Yes. देखो बेटा, v इक्वल्स टू u प्लस at होता है, राइट। अब आपको u की वैल्यू पता चल गई, कितनी स्पीड से आपने प्रोजेक्ट किया इसको। इट इज g T1 प्लस T2 अपॉन 2, तो हमने यहाँ पर रख दिया इसकी वैल्यू को, u की जगह रख दिया g T1 प्लस T2 अपॉन 2, क्योंकि ऊपर जा रहा g किधर लग रहा है? नीचे को लग रहा है, इसलिए माइनस g T1। सॉल्व कर दी। अगर आपसे बोला जाए कि यहाँ पर वेलोसिटी बताओ, तो आप यहाँ पर g T2 भी लिख सकते हैं, तो माइनस का मतलब T1 माइनस T2 अपॉन 2 आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। ऑब्वियसली अगर ऊपर जा रहा है वेलोसिटी पॉजिटिव होगी, नीचे आएगा वेलोसिटी नेगेटिव होगी। तो चाहे T1 रख करके सॉल्व करो, चाहे T2 रख के सॉल्व करो, मैग्नीट्यूड वही आएगा, स्पीड वही आएगा। बोलो समझ आया? समझ आया बेटा? समझ आया? कुछ और पूछना है? कोई डाउट?
क्या हो गया? ठीक ठाक हो? Yes, sir. आ गया सर। आ गया समझ में? ठीक है, ओके, अच्छी बात है। तो ये थी आज की बातें। कल हम मिलेंगे आपके पास कुछ और इंटरेस्टिंग क्वेश्चन के साथ, और कल ही मैं आपको असाइनमेंट भी भेजूंगा जब हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन आपको करवा देंगे फिर। ठीक है बेटा? Okay, sir. Thank you, sir. ओके बेटा, थैंक यू, मिलते हैं कल। थैंक यू बेटा, थैंक यू। Thank you, sir.